सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हमने सोचा है कि क्यों ना आपको फिजिक्स के केमिस्ट्री में तो हमने पूरा लगभग बहुत सारी बातें बता दी, जहां से आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने की उम्मीद अब नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में दिक्कत होगा नहीं। बायोलॉजी में जो एक हेरिडिटी का इंपॉर्टेंट था वो समझा दिया। आज की क्लास में हम आपको कोई भी एक चैप्टर फिजिक्स का उठाते हैं और उसकी सारी कहानी समझा देते हैं। जैसे अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी उठा ली, ठीक है, आराम से समझना है। इस तरह से 3 वीडियो में तीनों चैप्टर समझा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आप जान लो कि आपको एक दिखेगा फॉर्मूला Q = NE। Q जो होता है ये चार्ज होता है, N होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, E जो होता है वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। फिर दिखेगा आपको I = Q/T, यानी करंट को डिफाइन करोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। एकदम जल्दी जल्दी में बता देते हैं, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी बता रखा है, एक बार रिवाइज मान लो, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। I मतलब है हमारे पास करंट, Q मतलब है हमारे पास चार्ज और T मतलब है हमारे पास टाइम। कभी कभी आपसे कह देगा डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप कहोगे I = Q/T होता है। अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए जाएगा तो ये 1 कूलम सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, जो कि 1 एम्पियर बन जाएगा। अब आपसे कोई पूछ देगा कि 1 एम्पियर का एक और यूनिट क्या होता है, दूसरा यूनिट, तो 1 कूलम/सेकेंड दूसरा यूनिट होता है एम्पियर का। कभी ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो यहां से बोलोगे कि व्हेन, अगर कोई बच्चा को कुछ नहीं आता वो इतना लिख के भी आ जाएगा ना तो उसको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर और अच्छा करना चाहते हो तो लिख दो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। जब 1 कूलम का चार्ज एक कंडक्टर से 1 सेकेंड के लिए पास करेगा तो उसको कहेंगे 1 एम्पियर। तो एक फार्मूला आपको ये दिमाग में रखना है, एक फार्मूला आपको ये दिमाग में रखना है। एक I = Q/T की जगह यहां से Q = IT भी दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो V = W/Q दिखेगा। व्यू को देहाती भाषा में वोल्टेज कहते हैं, जिसको साइंस के भाषा में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो W जो है वो वर्क है और Q जो है वो चार्ज है। अगर आपसे कहेगा डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस तो बोलोगे व्हेन वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one end of a conductor to another end। एक एंड ऑफ ए कंडक्टर से, जैसे मान लो रेजिस्टेंस है, यहां से उठाकर यहां लाने में जितना वर्क लगेगा उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ends ऑफ ए कंडक्टर। यहीं से अगर आपसे कोई कह देगा डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप कुछ नहीं करना, V = W/Q लिख देना। वर्क का यूनिट जूल होता है तो 1 जूल लिख देना और वहां पर 1 कूलम लिख देना। ये बन जाएगा जूल कूलम इनवर्स, जिसको आप कह सकते हो 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट का दूसरा यूनिट पूछ दे तो 1 जूल कूलम इनवर्स हो जाएगा। इसको बोल दोगे कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब 1 जूल का वर्क किया जाता है 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, उसको कहते हैं हम 1 वोल्ट। इस तरह से धीरे धीरे चलोगे सब चीज समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी इसका न्यूमेरिकल थ्योरी सब बता चुके हैं, फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं, इरेज कर दें। तो यहाँ पर हमने क्या क्या फार्मूला देखा उसको साइड में लिख देते हैं। ये सब की पॉइंट्स है कि की पॉइंट्स हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला आपने यहाँ से क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है। तो पहला चीज Q = NE, इसकी यूनिट होती है कूलम, इसकी भी यूनिट होती है 1.6 × 10⁻19 वैल्यू होती है और कूलम यूनिट होती है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि नंबर है। फिर I = Q/T, यहां से आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है डिफाइन 1 एम्पियर। फिर V = W/Q, यहां से पूछ सकता है डिफाइन 1 वोल्ट, इसकी यूनिट होती है
V इसकी यूनिट होती है जूल, इसकी यूनिट होती है कूलम, इसकी यूनिट कूलम, इसकी यूनिट सेकेंड, इसकी यूनिट एम्पियर, वगैरह वगैरह चीजें आपने देखी। फिर आगे बढ़ोगे तो ओम्स लॉ आएगा, ओम्स लॉ आएगा। ओम्स लॉ के बारे में बोलोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज directly proportional to the current flowing through that कंडक्टर। उस कंडक्टर से जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा घटेगा उतना फ्लो करेगा करंट। यहां से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू I R हो जाएगा, यहां से R इज इक्वल्स टू V अपॉन I हो जाएगा, बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर और इसकी यूनिट होती है ओम। ओम ने जो वायर यूज किया था, जो वायर यूज किया था वो कौन सा था? निक रोम वायर था। ये सब चीजें थोड़ा हमारा ध्यान होना चाहिए। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था वो भी याद होना चाहिए कि कैसे कैसे इन्होंने प्रूफ किया था कि R कांस्टेंट होगा। तो एक बैटरी लगा लिया था, दो लगा दिया था, तीसरा लगा दिया था, चौथा लगा दिया था। यहाँ से क्या किया था उन्होंने? एक रेसिस्टर लगा दिया था, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया था और उसके बाद आगे बढ़े थे। पहले इससे ऐसे 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 करके ज्वाइन किया था। बोला था मान लेते हैं इस समय ये 2 वोल्ट रहा होता, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है। मान लो 2-2 वोल्ट का 4 बैटरी ले लिया तो V बराबर था 2 वोल्ट। मान लो I आ रहा था हमारे पास 1 एम्पियर। ऐसा देखा उन्होंने पहले इससे जोड़ के। तो इस समय R जो था वो V अपॉन I था, यानी 2 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर था, जो कि 2 ओम था। अब कभी कभी ओम का दूसरा यूनिट पूछ देगा तो वोल्ट अपॉन एम्पियर टेप दोगे। ठीक है, यहां से पहला एक्सपेरिमेंट कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया? इसको मिटा दिया और इसको यहां से जोड़ लिया। ऐसे इसको पहले कनेक्ट किया, अब इसको यहां से जोड़ दिया। तो बोला मान लेते हैं केस नंबर 2 में V बराबर 2 4 वोल्ट आ गया। तो देखा I जो है वो 2 वोल्ट 2 एम्पियर आ गया। ये एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए कभी कभी पूछ सकता है। तो बोलोगे R इज इक्वल टू V अपॉन I होगा 4 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर, जो कि 2 ओम बन के आ जाएगा। तो ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। आगे बढ़ोगे, फिर इन्होंने क्या किया? यहाँ से इसको हटाया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया और यहाँ कर दिया। तो अब आप बोलोगे कि V बराबर आपके पास 2 2 4 2 6 वोल्ट आ गया। I बराबर देखोगे 3 एम्पियर अपने आप आएगा। ऐसा कुछ आएगा कि 2 वोल्ट आना चाहिए, 2 ओम आना चाहिए। तो I बराबर V अपॉन I हो गया 6 वोल्ट अपॉन 3 एम्पियर हो गया, जो कि 2 ओम बन गया। फिर उन्होंने क्या किया? इसको हटा दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, अब बैटरी को पूरा जोड़ लिया। तो बोला V बराबर 2 2 4 2 6 2 8 वोल्ट आ गया। तो I बराबर 4 एम्पियर आ गया। तो R बराबर V अपॉन I हो गया। तो यहां से हो गया 8 वोल्ट अपॉन 4 एम्पियर, दैट इज 2 ओम। ये प्रूफ करने के लिए कभी कभी पूछा जा सकता है। जैसे हमने कहीं पर एक क्वेश्चन देखा था, इसको लिख लो जल्दी से। कहता है, एक क्वेश्चन है आपके पास, लिख लो इसको, लिखो। ये क्वेश्चन है हमारे पास, कहीं किसी जगह पूछा गया था। वो एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो हम करके आपको समझा देते हैं कि क्या पूछ रहा है। इसमें कहता है क्वेश्चन में स्टेट ओम्स लॉ। तो आप ओम्स लॉ को स्टेट कर दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। ये सारी बातें लिख दोगे। अगर डेरिवेशन करने के लिए बोलेगा कि बताओ R कैसे कांस्टेंट है, तो ये सारा बात लिख दोगे। फिर पूछ रहा है हाउ कैन दिस law be verified experimentally? Define Ohm's law and how can this law be verified experimentally? तो Ohm's law डिफाइन करके यहाँ तक लिखोगे और एक्सपेरिमेंटली जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे बना के आप समझा दोगे। केस 1 केस 2 4-5 डायग्राम बना दोगे, जैसे भी होगा कर दोगे। फिर कहता है does Ohm's law hold good under ऑल कंडीशन? क्या ओम्स लॉ जो है सारे कंडीशन में वैलिड है? पहला चीज पूछ रहा है ओम्स लॉ क्या होता है, ये लिखो, यहां तक लिखो। फिर पूछ रहा है कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करो कि ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाइड करोगे, तो ये जो वेरिफिकेशन किया वो करोगे। फिर पूछ रहा है कि क्या ओम्स लॉ हर कंडीशन में एप्लीकेबल है? नहीं, नो। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन टेम्परेचर, प्रेशर, यानी ऑल फिजिकल
क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि टेम्परेचर ना बदले, प्रेशर ना बदले, यानी जितने भी फिजिकल चीजें हैं, आसपास की चीजें जो हो रही है उसमें कोई बदलाव ना हो। वायर एक बार निक्रोम वायर ले लिया, उससे साथ कर रहे हैं, उसमें ना टेम्परेचर बदले ना प्रेशर बदले, कुछ भी चीज चेंज ना हो, तभी वैलिड है, हर कंडीशन में वैलिड नहीं है। तो ये ओम्स लॉ का एक क्वेश्चन बन जाएगा। इरेज करें, लिख लो इसको फास्ट, जल्दी जल्दी। फिर आगे बढ़ते हैं, हम आपको रेसिस्टेंस की कहानी समझाते हैं। लिख लो। पॉज करके मिटाया ताकि मिटाने में टाइम ना जाए। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर। किन किन फैक्टर पर रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड करता है? तो पहला लिखोगे लेंथ ऑफ वायर पे, दूसरा लिखोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पे, तीसरा लिखोगे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट यानी फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर को बदलोगे तो वो क्लास 12th में पढ़ना है कि कैसे कैसे वेरी करेगा, आपको सिर्फ लिख देना है। चौथी चीजें आप लिखोगे मटेरियल ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वायर के मटेरियल को चेंज नहीं करोगे। मटेरियल ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट, वायर का मटेरियल जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। यहां से बोलो, समझो बात को, कह रहा है कि ये दोनों चीजों पर तो ध्यान देना है, लेकिन ये सिर्फ याद कर लेना है, लिख देना है। 12th में हमें देखना पड़ता है कि कैसे कैसे मटेरियल चेंज होने से रेसिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज होता है। यहां से बोलोगे रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी अगर किसी का एरिया बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा और लेंथ बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब इसको इस तरीके से समझो, एक बड़ा सा पाइप ले लो तो उससे पानी का फ्लो जल्दी होगा, उसी पाइप में उंगली डाल दो तो रेसिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, उसका जो मतलब समझो एक पाइप है, अब उस पाइप, ये पाइप है मान लो, अब इस पाइप का एरिया ये है और उस एरिया को छोटा कर देते हो तो क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। उंगली देखो कितना तेज फोर्स जाता है पानी का। तो वही चीज कह रहा है कि एरिया बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा और एरिया घटाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया के बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम होता है और एरिया के घटाने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। जो रेसिस्टेंस बढ़ने से पानी का फ्लो ज्यादा तेजी चलने लगता है, लेंथ के बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है और लेंथ के घटाने से रेसिस्टेंस घटता है। यहां से बोलोगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यहां से बोलोगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां से आपको बोलोगे इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा ओम, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर, इसका यूनिट क्या होगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो रो बराबर यहां से A को इधर लेके आओगे तो R इंटू A, L को इधर लेके आओगे तो अपॉन L, R की यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर मीटर कट गया तो रो इक्वल टू ओम, मीटर आ गया। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये क्या है, रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है। मतलब जैसे इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया, इसको लिखो, हम उस क्वेश्चन को ढूंढ के बताते हैं रेसिस्टिविटी पे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बातें सब लिख लिए, इसको इरेज कर दे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इरेज कर दे, सब लिख लिया। अच्छा ठीक, अब देखो, अब यहां से कह रहा है कि एक मटेरियल A है, एक मटेरियल B है, एक C है, एक D है, एक E है, कुछ भी है। A का रेसिस्टिविटी दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, B का दिया हुआ है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -8, C का दिया हुआ है 10 इंटू 10 टू द पावर -8, D का दिया हुआ है 96 इंटू 10 टू द पावर -8 और E का दिया हुआ है 100 इंटू 10 टू द पावर -6। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स, कौन सा मटेरियल जो है सबसे अच्छा है कनेक्टिंग वायर्स के लिए एंड क्यों। तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि जो रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है। आपने क्वेश्चन देखा होगा एनसीईआरटी में कि वाई दी हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ alloy rather than metal। एक हीटिंग एलिमेंट जो है alloy से बना होता है, मेटल से क्यों नहीं बना होता है। तो alloy जो होता है वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को मिलाकर alloy बना जाता है। और alloy की जो रेसिस्टिविटी होती है
रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। हाई होने की वजह से इट डज नॉट बर्न्स इजली, इट डज नॉट बर्न्स कह लो, और उसी को साइंस की भाषा में ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड इजली। इसीलिए इसको हम हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हैं ताकि वो ज्यादा गर्म हो लेकिन पिघले नहीं। लेकिन मेटल के पास लो रेसिस्टिविटी होता है। क्या होता है इसके पास? लो रेसिस्टिविटी होता है, जिसकी वजह से इट मेल्ट्स, आसानी से मेल्ट कर जाता है। तो अब देखो हीटिंग एलिमेंट में हम यूज करते हैं रेसिस्टिविटी ज्यादा होने वाला में, तो कहता है व्हिच मटेरियल इज बेस्ट फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स। अब कनेक्टिंग वायर्स में अगर हायर रेसिस्टिविटी वाला चीज लगा दोगे तो क्या होगा? कनेक्टिंग वायर जो है ग्लो करने लगेगा, हीट करने लगेगा, यानी बहुत करंट ड्रॉप करने लगेगा हाई रेसिस्टिविटी के कारण। इसलिए जो वायर होता है उसमें हम सिंपल मेटल वगैरह, कॉपर वायर वगैरह लगाते हैं, एलॉय वगैरह नहीं लगाते जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है। यानी इसमें से देखो इसकी रेसिस्टिविटी 10 टू द पावर -8 है, इसका भी 10 टू द पावर -8 है, इसका भी 10 टू द पावर -8 है, इसका भी 10 टू द पावर -8 है, लेकिन इसका 10 टू द पावर -6 है। तो कौन सा मेटल लोगे? तो आप आंसर में लिखोगे कि E is best for making wires। वायर्स को बनाने के लिए E सबसे अच्छा है बिकॉज लो रेसिस्टिविटी, क्योंकि E के पास लो रेसिस्टिविटी है। लो रेसिस्टिविटी के कारण क्या होता है? इट ड्रॉप्स लो पोटेंशियल। ये लो पोटेंशियल यानी लो पोटेंशियल कह लो या लो करंट कह लो, कम करंट खाता है, कम पोटेंशियल लेता है, जिसकी वजह से वायर को हम लो रेसिस्टिविटी वाला बनाते हैं। अगर हाई रेसिस्टिविटी बना देंगे तो वो हाई पोटेंशियल लेगा, हाई करंट लेगा, जो हमारे अप्लायंसेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे घर में 220 वोल्ट का ही सप्लाई आता है, तो उसी सप्लाई से हमें काम करना है। और बहुत बड़ा रेसिस्टिविटी का ले लोगे, देखो ना सिंपल लॉजिक दिमाग में गौर करोगे तो आपने गौर किया होगा कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो बहुत ज्यादा करंट लेता है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल लेता है। उसको जब जलाओगे तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है, बहुत ज्यादा मीटर में बिजली बिल आता है। तो इन सब चीज से बचने के लिए E is the best for making wires because low resistivity, it drops low potential and low current। इतना बात लिख दोगे, खत्म। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है which material do you suggest to make using heating device। दूसरे में जहां पर कनेक्टिंग वायर था उसी के दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि which is the best material for making heating device। तो हीटिंग डिवाइस बनाने के लिए हमें हाई रेसिस्टिविटी चाहिए ताकि वो आसानी से बर्न ना करे। सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी किसका है भैया? तो ये 10 टू द पावर -6 तो सबसे स्मॉल हो गया, सब -8 है, तो इधर वाला वैल्यू देखो 96 सबसे बड़ी वैल्यू है, ये 10 है, ये 6.4 है, 1.6 है, तो 10 टू द पावर -8 तो सब जगह से में, यानी डी वाला चाहिए। तो हीटिंग एलिमेंट के लिए हम डी वाला लेंगे बिकॉज इट डज नॉट बर्न्स इजिली। जो आंसर इसमें लिखा है, जो हाई रेसिस्टिविटी है तो आसानी से जलेगा नहीं और बर्न नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसमें से कनेक्टिंग वायर किसको बनाओगे, तो जिसकी रेसिस्टिविटी लो होगी यानी ई वाला। दूसरा पूछ रहा था हीटिंग डिवाइस किसको बनाओगे, तो डी वाला को, किसकी हाई रेसिस्टिविटी है। फिर दोनों में पूछ रहा था क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो वो लो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, लो करंट लेगा, ये जल्दी बर्न नहीं करेगा अगर ज्यादा रेसिस्टिविटी होगा, ये रीजन हो गया। फिर कहता है यू हैव टू मटेरियल ऑफ सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस। इरेज करें इसको। अब आपसे कह रहा है कि आपके पास दो मटेरियल है, क्वेश्चन को समझो। यू हैव टू मटेरियल सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस। एक मटेरियल है मान लो ये, जिसकी लेंथ मान लो L है और थिकनेस मतलब क्या, मोटाई, मोटाई मतलब क्या, एरिया। दोनों और दूसरा मटेरियल है जिसकी भी लेंथ L ही है और एरिया जो A ही है, यानी इसकी भी लेंथ क्या है, L है, एरिया A है। ये दोनों बात दी गई है। कहता है समझो बात को, यू हैव टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस। दो वायर है जिसकी सेम लेंथ है, सेम एरिया, सेम लेंथ सेम एरिया। थिकनेस मतलब क्या, एरिया। फिर कहता है वन इज मेड अप ऑफ मटेरियल ए। ये जो है किससे बना हुआ है, ए से, ठीक है। और वन इज मेड अप ऑफ मटेरियल डी। ये किससे बना हुआ है, डी से। अच्छा, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ ए, इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम। तो कहता व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ डी, इसका रेसिस्टेंस बताओ क्या होगा। कहता दो मटेरियल है जिसकी लेंथ भी सेम है और थिकनेस भी सेम है, इसकी भी लेंथ सेम है, इसकी थिकनेस सेम है, इसका रेसिस्टेंस 2 ओम है, तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। और मटेरियल ए और डी सेलेक्ट किया गया, तो यहां से आप फार्मूला लगाओगे R = ρL/A। ये इसके लिए लगाया आपने, ठीक है। और इसके लिए लगाओगे तो बोलोगे R डैश लगा लो ताकि अलग अलग दिखे। R डैश = ρ डैश, क्योंकि R डैश भी अलग है, रो भी अलग है, लेकिन L/A ही लिखो क्योंकि L और A सेम है।
अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, सबसे आसान रहेगा हमारे लिए। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय अगर सेकेंड कर दे तो r अपॉन r डैश बराबर r की जगह लिख दोगे रो l बाई a और r डैश की जगह लिख दोगे रो डैश l बाई a सेम है। तो r अपॉन r डैश इज इक्वल टू रो अपॉन रो डैश हो जाएगा। r की जगह हमारे पास है 2 ओम, यहाँ डाल दिया 2 ओम, r डैश की जगह r डैश, रो किसके लिए, a के लिए। a का रो क्या दिया हुआ है हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। रो डैश किसके लिए, d के लिए। d के लिए क्या दिया हुआ है 96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये माइनस 8 कट जाएगा, डेसिमल को हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। 16 के 6 बार में 96 कट जाएगा। यानी यहाँ से मिला आपके पास 2 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू 10। इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर लेके आओगे तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 10, तो 12 120 ओम आ जाएगा। कहानी खत्म। अब देखो कितना फायदेमंद चीज है। इसका रेसिस्टिविटी लो था, इसका रेसिस्टिविटी हाई था, तो इसका रेसिस्टेंस हाई है, इसका रेसिस्टेंस लो है, इसलिए इसको यूज कर रहे थे हीटिंग एलिमेंट में, इसलिए इसको यूज कर रहे थे हम कनेक्टिंग वायर्स में। वैसे कनेक्टिंग वायर्स में तो इसको यूज कर रहे थे, इसका रेसिस्टेंस और लो था। ठीक है, बात समझ में आई। तो जल्दी में अगर कंफ्यूजन होगा तो बताना, बनाने का तरीका हमने समझा दिया। लिख लो कितना टाइम हो गया, ओहो 20 मिनट हो गया। तो इसको यहीं पे रोक दे, पक्की वाली बात। क्या आगे बताया, पक्का नहीं, पूरा बता दो सर। नहीं पूरा नहीं बताते, कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ तक पढ़ लो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, नहीं थोड़ा और बता देते हैं। रेसिस्टेंस का 1-2 क्वेश्चन और है, उसको भी समझा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। लिख लो इसको, फास्ट लिखो। लिख लिया इसको। अब यहाँ से एक छोटा सा इरेज करें इसको। हाँ सर कर दो। समझ रहे हो, धीरे जल्दी में कंफ्यूजन नहीं हो रही है। नहीं ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी पूछे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तो दिक्कत होगा। अब लास्ट टाइम है तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर नहीं होगा सर, है हमारा कॉन्सेप्ट। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा नेम इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट, यानी अगर आपसे कह देगा कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स बताओ जो कि यूज होता हो मेजर करंट को मेजर करने में, तो बोल दो एमीटर, जिसको बच्चा मजाक में अम्मा मीटर भी पढ़ लेता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट, और ये इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ दी सर्किट के सीरीज में लगा होता है। उसी तरह से पूछ देगा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स बताओ जो कि मेजर करने में मदद करता है वोल्टेज को, ऐसे लिख के दे दे, या पोटेंशियल डिफरेंस को, तो बोलोगे इसके लिए होता है वोल्ट मीटर, और ये हमेशा कनेक्टेड होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दी सर्किट के किसमें होता है पैरेलल में, और वोल्ट मीटर किसमें होता है सीरीज में। अगर रे डायग्राम बनाने के लिए अगर सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कहेगा तो ऐसे ऐसे रेसिस्टेंस लगा दोगे, ऐसे ऐसे रेसिस्टेंस लगा दोगे, फिर यहाँ आओगे एक बैटरी लगा दोगे, फिर यहाँ आगे बढ़ोगे एक स्विच लगा दोगे, फिर यहाँ आगे बढ़ोगे एक एमीटर लगा दोगे। ए ध्यान रखना है, इधर निगेटिव है तो एमीटर का इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव है तो एमीटर का इधर पॉजिटिव। ये V है, ये स्विच क्लोज कर दिया, ये रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ से बढ़ोगे 1 वोल्ट मीटर V1 यहाँ लगा दोगे, 1 वोल्ट मीटर V2 यहाँ लगा दोगे, 1 वोल्ट मीटर V3 यहाँ लगा दोगे, और ऐसा एक सर्किट डायग्राम हो जाएगा। वोल्ट मीटर जहां भी जब भी लगाना हो तो 3 जितना रेसिस्टेंस हो सब जगह लगाना होगा, एमीटर पूरे सर्किट में एक बार लगाना होगा, इधर पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे आप अगर एनसीईआरटी निकालते हो तो आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 208 में कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को लगा लो। जैसे हम अभी लिख देते हैं, उस क्वेश्चन को पॉज करके जल्दी से इसको आप इन सब बातों को लिख लो। पेज नंबर 208 में 4 क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जल्दी लिखो इसको।
इसको यहीं छोड़ देते हैं, 24 मिनट हो चुका है। बचे हुए में हम सेकेंड पार्ट में इसको समझा देंगे। सेकेंड पार्ट में जल्दी हो जाएगा क्योंकि 24 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, ज़्यादा लंबा देखने का आपके पास टाइम नहीं है। यहाँ तक समझो, फिर जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको बता देंगे पेज नंबर 208 में। अगर आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो हम आपको बताएंगे। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, थैंक यू सर।